हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा आज आपको लेकर चलती हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर, जिसपे हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना मेरे चैनल के साथ। आपको यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा और विद इन आपको इसके साथ कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑथेंटिक कंटेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ भी कहीं से आपको लाकर दे दिया जाए। और कंटेंट वही होगा जो आपको प्रैक्टिस अगर आप करते होंगे तो क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए, पहला सेट हम कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले प्रैक्टिस सेट को भी लगा लीजिएगा। आज अपना सेकंड सेट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टिक करेंगे। तो चलिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर जितने भी कथन दिए हैं वो सभी के सभी क्या है, गलत हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन नंबर 1 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा धन विधेयक को ओनली 14 दिन ही रोक सकती है। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा अगर रोकती है तो उस विधेयक को ऑटोमेटिकली पारित समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की पात्रता होगा जब वह, तो एक कथन एक दिया है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब होता है कि लॉयर रहा हो। दूसरा कथन है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, न तो 1 न तो 2। तो चलिए यहाँ पे अपना राइट आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, यानी कि उसकी आयु से कोई लेना देना नहीं है। जो ऑप्शन कथन 1 में जितनी भी रिक्वायरमेंट दी अगर वो पूरी कर पाता है तो वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की पात्रता उसके अंदर होगी। तो एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माह। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1962, 1963, 1964 या 1961। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1963 में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करेंगे कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 37 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन का अनुच्छेद में वर्णन दिया है। एक नज़र में आप तीनों क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमारी स्लाइड पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1987, 1991,
1992 या 1998। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1991 में चलैया समिति का क्या है गठन किया गया था। सॉरी इसका आंसर हाँ बी ही राइट है, सॉरी बी ही राइट है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? ऑप्शन है हमारे भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति, गोल्डन क्रांति। तो एक बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूरी क्रांति का संबंध कोको या चमड़ा उत्पादन से है। अगर आपसे कोको पूछता है तो भी भूरी क्रांति बताएंगे, चमड़ा पूछता है तो भी आप भूरी क्रांति आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, इस प्रकार से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीफ मनी या हॉट मनी। तो ऐसा धन जो आसानी से आता है और चला भी जाता है उसको हम बोलते हैं हॉट मनी। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। हम पर डे एक सेट जरूर निकालेंगे स्टूडेंट। 11वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, या ऑप्शन डी है कृषि उपज मंडी समिति। तो गन्ने की जो FRP कौन अनुमोदित करता है वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, या सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो इसमें सरकारी वाहनों से यात्रा पर पाबंदी को शामिल नहीं किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले हम पढ़ेंगे कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 29 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 और 5 अप्रैल 1930। तो जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दांडी मार्च की समाप्ति तिथि थी वो थी 6 अप्रैल 1930। अगर आपसे पूछेगा कि आरंभ कब हुआ था स्टार्ट, तो आप बताएंगे 12 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था और इसकी एंडिंग कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 6 मतलब 6 अप्रैल 1930 राइट आंसर हो जाएगा। जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही है। ऑप्शन नंबर 1 है चोरी चोरी घटना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 8 या 9 अगस्त 1942 में हुआ था। तो ये हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है 15वां क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? ऑप्शन नंबर 1 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 अक्टूबर 1943 को ऐसे अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा या 1829 के नियम 12 के द्वारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एलिंग प्रथम, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलिंग प्रथम के द्वारा बहावी आंदोलन के दमन करने का श्रेय जाता है। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। 18वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। ऑप्शन है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, प्रतिहार वंश। तो स्टूडेंट मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा। तो आप इसके लिए एक छोटी सी लाइन याद रखेंगे, पारा प्रति। तो पारा से हो जाएगा पाल वंश, रा से हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश और प्रति से हो जाएगा प्रतिहार वंश। तो पारा प्रति ये आप लाइन याद रखेंगे। चलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब अपने क्वेश्चन का हम राइट आंसर लगा लेते हैं। तो पारा प्रति से पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। तो जो नहीं शामिल होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लव वंश इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा। जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर दिशा में शवों का सिर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और ये जो हुई थी ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो ये आपकी डिटेल मैंने आपको बता दी है जितनी इस क्वेश्चन से बनती है। तो आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। स्टूडेंट कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, तो यानी कि इनको ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी, पुनपुन नदी, ऋजुपालिका नदी और भागीरथी नदी। जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। कचायन, संजय, बेलिंठ पुत्र, मोखली पुत्र या पूर्ण कश्यप। तो जो हमारे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा मोखली पुत्र गोस्वामी, इसका पूरा नाम था। यही आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आप सोचेंगे कि हम इसको कैसे याद रखें, तो आप याद रखिएगा शाहजहां के द्वारा ही 7वीं जो अजूबा है वो हमारे भारत में स्थित ताजमहल वो इसके द्वारा बनाया गया था। तो जो कि ये इमारतें आती हैं ये स्थापत्य कला के अंतर्गत ही आती हैं। तो आप उसको ताजमहल से लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ अगली स्लाइड पर। तो 24वां क्वेश्चन हमारे स्लाइड पर आ गया है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुगल काल में मुहतसिब था ये कौन था। सैन्य अधिकारी होता था, पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था, राजस्व अधिकारी होता था या आचरण अधिकारी होता था। जो मुहतसिब होता था ये कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये आचरण का अधिकारी होता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग। तो दीवान ए अर्ज का जो संबंध था वो था सैन्य विभाग से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। पशावन व दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के ये प्रमुख चित्रकार थे। तो एक बार क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये क्वेश्चन हमारे लिए आया सुमेलित करने के लिए। तो इसमें से पूछा है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमको दिया है परमाणु विद्युत गृह और एक तरफ दिया है उनके स्टेट। चलिए पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है।
नोरोरा को बताया है उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम को बताया है कर्नाटक में, काकरापाड़ा को बताया है गुजरात में और तारापुर को बताया है महाराष्ट्र में। तो आपको पता होगा नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये सही है। काकरापाड़ा कहाँ है, गुजरात में, ये भी सही है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो ये भी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर गलत है वो ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कुडनकुलम है का, तो कुडनकुलम जो आता है ये आता है हमारे तमिलनाडु में। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार बैक को रिमूव कर देती हूँ, ये हो गया हमारा रिमूव। तो जो हमारा स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कर्नाटक में क्या है, तो कर्नाटक के अंदर आ जाएगा कैगा। आप इसका आंसर, अगर आपसे पूछेगा कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तब आंसर बताएंगे आप कर्नाटक, और कुडनकुलम कहाँ है तब आंसर बताएंगे आप तमिलनाडु। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा आती है। तो एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे दोनों के दोनों। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारी स्क्रीन पर इसी प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम हो और न ही ज़्यादा होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है वो आप पढ़ने के बाद समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट ये 50 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वो आपकी मानसिक अभिरुचि पर डिपेंड करते होंगे कि आप अपने दिमाग का कितना यूज कर सकते हैं। हर कोई चीज़ दिमाग से सोल्व नहीं होती है, कुछ चीज़ों के बारे में हमको सोचना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होते हैं जो हमको जनरल लाइफ से रिलेट करके मिल जाते हैं। तो वे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन था, अब ये क्या कोई आपको पढ़ाएगा कि अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। वो अच्छा ईंधन कैसे हो सकता है जो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट दे और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो, तो ये तो अच्छा ईंधन नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको कोई बुक नहीं चाहिए, इसको आपको सिर्फ अपने स्वयं विवेक से क्वेश्चन हल करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया है, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है, जिसमें हमको दिए हैं विटामिन और दूसरी तरफ दिया है उनसे होने वाले रोग। तो विटामिन B7 का संबंध किससे है, विटामिन B12 का संबंध किससे है, विटामिन E का संबंध किससे और विटामिन K का संबंध किससे है। तो चलिए मैं आपको पहले बता दी हूँ कि इन क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना चाहिए। स्टूडेंट अगर मान लीजिए आपको B7 नहीं पता, B12 भी नहीं पता, लेकिन विटामिन ई तो पता होगा आपको, क्योंकि विटामिन ई बहुत जनरली है। विटामिन ई से जो आपको पता होगा इसकी कमी से क्या होता है, पुरुष और महिला के अंदर बांझपन उत्पन्न होता है। तो जो विटामिन ई का संबंध हो गया 4th से। आगे बढ़ते हैं विटामिन के, ये भी आप बहुत बार पढ़ते होंगे कि विटामिन के की कमी होने से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो देखेंगे सी का जो मिलान है वो 4 से, तो सी का 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सी का 4 सिर्फ हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आगे हमको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से अपना आंसर भी टिक कर सकते हैं। आप यहाँ से भी देख लीजिएगा जो डी है, डी के नीचे 2 आ रहा है, तो हाँ 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा श्योर हो गया है। अब हम क्वेश्चन अपना टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को छोड़ने से पहले थोड़ा स्वयं विवेक से इसको पढ़ना ध्यान से, तो आप सुमेलित करने वाले क्वेश्चन अच्छे से बनाकर लेकर जा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है किससे, स्टेलर मीटर से, कॉस्मिक किलोमीटर से, गैलेक्टिक इकाई से या प्रकाश वर्ष से। तो तारों के मध्य की दूरी हम किससे मापते हैं, गैलेक्टिक इकाई से। निम्नलिखित 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर, घेंगा। तो ये 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस ये होता है, ये महिलाओं में कम पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आप रीड करेंगे, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह
निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का? तो स्टूडेंट जो ये हीमोग्लोबिन यानी कि लाल रक्त जो कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जाती है, ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। अगर आपसे पूछेगा WBC हमारे शरीर में क्या करती है, तो WBC हमको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। तो आप दोनों का अंतर कर पा रहे होंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप में परिवर्तन यानी बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या गुप्त ऊष्मा? तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसको। क्वेश्चन रीड कीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? केंद्रिका में, हरित लवक में, राइजोसोम में या जीव द्रव्य में? तो क्वेश्चन नंबर जो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव द्रव्य के अंदर न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे या ऑप्शन नंबर डी है आम? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जंतुओं के यकृत और गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे स्क्रीन पर स्वीकार है। देखिए स्टूडेंट, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी आपको देखकर घबराना नहीं है। अगर आपको एक भी याद होगा तो शायद आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं। एक तरफ दिया है आपको यहाँ पर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक तरफ उनके मात्रक दिए हैं और किस किस चीज़ में हम मापते हैं वो दे रखा है। तो प्रतिरोध को हमको आपको पता होगा, प्रतिरोध हम मापते हैं ओम में, विद्युत प्रवाह मापते हैं एम्पियर में, बल को नापते हैं न्यूटन में और पावर को मापते हैं वाट में। तो पहले का आंसर हो जाएगा फोर्थ, तो फोर्थ ए बी में भी है डी में भी है, और बी का आंसर हो जाएगा सिर्फ एक। तो बी का आंसर सिर्फ एक किस में दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, कॉपर और पारा? तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा लिथियम। इसका घनत्व सबसे कम पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्राकृतिक बहुलक, यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। निम्नलिखित किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त में से सभी? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कौन डिफाइन करता है? ये करता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है स्टूडेंट कि देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 5 प्रयाग पाए जाते हैं और ये पांचों के पांचों प्रयाग आपको हमारे यूके यानी कि उत्तराखंड स्टेट में मिल जाएंगे। तो देवप्रयाग की नदियों के संगम पर है भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा या अलकनंदा मंदाकिनी। जो देवप्रयाग आपको पाया जाता है ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 रीड करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजर कर जाती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा हमारे 8 स्टेट से कवर होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मैंग्रोव वन? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा? तो जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, आपको पता होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन रीड करिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे स्क्रीन पर स्वीकार है, निम्नलिखित में से शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सी शीत जलधारा नहीं है, यानी कि हमको गर्म जलधारा ढूंढनी है। बेंगुला की धारा, हम्बोल्ट की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा या अगुलास की जलधारा। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा डी, अगुलास की धारा ठंडी जलधारा नहीं है, यह एक गर्म जलधारा है। आगे बढ़ेंगे 46 पर, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, वैगई, कृष्णा। तो दक्षिण भारत की अगर गंगा कहा जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा आप कहेंगे कावेरी, और दक्षिण की गंगा पूछेगा तब आंसर बताएंगे गोदावरी, और गोदावरी को बृहदगंगा की उपमा भी दी गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 47 कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। कथन है, कूट दे रखे हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान या जंगल की आग। तो कूट 1 ये और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही है, या केवल 1 सही है। तो आपको पता होगा प्रशांत महासागर में बहुत सारे भूकंप आते हैं, और भूकंप आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी भी है। तो जो हमारा कूट सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ये हमारे दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बस हमारा प्रैक्टिस सेट एंडिंग की तरफ है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हो गए हैं, बचे हैं हमारे 3 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर स्वीकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है। तो एक तरफ हमको दिए हैं मरुस्थल, दूसरी तरफ दिए हैं उनके देश। टकलामकान चीन में बता रहा है, थार का मरुस्थल भारत में है, अटाकामा मरुस्थल चिली में है, और गिब्सन मरुस्थल बता रहा है अफ्रीका में है। तो आपको पता चलेगा होगा जो गिब्सन मरुस्थल है ये अफ्रीका में नहीं, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 पर बढ़ेंगे, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर 1 है, एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना। ऑप्शन नंबर बी है, श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना। ऑप्शन नंबर सी है, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों या व्यक्तियों का कुछ समय के लिए रोजगार होना। और ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। तो घर्षणात्मक और प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोजगार तो मिलेगा लेकिन वो कुछ समय के लिए ही मिलेगा, बाकी टाइम के लिए क्या है वो बेरोजगार हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो एक चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। अगर स्टूडेंट आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 2 या 3 बार इसको सेट को लगा लेना है। मेरा यकीन मानिएगा, अगर आप ये टॉप 50 क्वेश्चन बनाकर लेकर चले जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, अगर ये क्वेश्चन आपने ध्यान से दिया है तो। और सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता दूं, आप जब आपको पता है कि डेली 10 बजे हमारा टेस्ट होगा तो आप एक 50 क्वेश्चन मतलब 1 2 3 करके 50 तक काउंट नंबर लिख लीजिएगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, वो आप लगा लीजिएगा। बाद में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ये एकदम टेस्ट फ्री है, आपको कुछ करना नहीं है। यूट्यूब पे तो आप वैसे भी पढ़ते होंगे, वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि क्यों ना आप एक अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए। तो चलिए 50वां क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 1 और 2 सही, या न तो 1 सही और न ही 2 सही। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा सी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सभी ने बहुत अच्छे से किया भी होगा, और जो अच्छा नहीं कर पाए हैं वो उसको फिर से करेंगे और अपना कमेंट भी पेस्ट करेंगे, और आपको अच्छा ही लग रहा है वो भी बताएंगे। अब मेरे हिसाब से ये टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इसमें ऑल ओवर सबको कंबाइन करके टॉप 50 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। इसमें बस रीजनिंग इंक्लूड नहीं है, मैथ इंक्लूड नहीं है, बाकी ऑल ओवर टेस्ट एकदम टॉप 50 क्वेश्चन का मस्त टेस्ट है।
तो मैं आप सभी की दोस्त आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। डेली 10 बजे ये टेस्ट पेपर हम करने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपसे कल इसी टाइम इसी समय पर, तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।